विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, तथ्यों के विश्लेषण, अध्ययन और अनुसंधान की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मध्यकालीन शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। विद्यार्थियों, मध्ययुगीन दिल्ली सल्तनत के इतिहास और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र से तो है ही है, साथ ही साथ स्नातकोत्तर उत्तरार्ध इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा इस टॉपिक के अंतर्गत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के विविध पहलुओं और पक्ष के बारे में। विद्यार्थियों, न केवल आपसे इस बारे में मौखिक जानकारी साझा की जाएगी, बल्कि मैंने इससे जुड़े हुए पीडीएफ लिंक को भी मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप इन बातों को, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले जानने की ये कोशिश करेंगे कि सुल्तान की यह नीति क्या थी, जिसे सुल्तान की बाजार व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सुल्तान की प्राइस कंट्रोल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, इसका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शक्तिशाली सेना से था। और जैसा कि इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि सल्तनत एक ऐसा तत्व है जो निर्भर करता है प्रशासन पर और निर्भर करता है विजयों पर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का स्थान उन दिल्ली सुल्तानों की श्रेणी में शुमार किया जाता है जिसने बहुत बड़ी पैमाने पर विजय अभियान किए। उसकी सत्ता का प्रभाव न केवल उत्तर में था बल्कि दक्षिण में भी था। तो इतने बड़े विजय अभियान को संपादित करने के लिए विद्यार्थियों, एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। यह शक्तिशाली सेना एक ऐसी सेना थी जो केंद्र पर रखी जाती थी। लगभग 4,75,000 की शक्तिशाली सेना। इस सेना को जो वेतन दिया जाता था, उस वेतन में सैनिकों की जरूरतें, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफी विवाद है कि क्या यह व्यवस्था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी या हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्रों में से लागू किया गया था। लेकिन जब तक और जहां तक हम सुल्तान की इस योजना के मकसद को देखते हैं, तो हमें ये मानना होगा कि ये योजना केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर इतने बड़े क्षेत्र में इस योजना को लागू करना बिल्कुल संभव नहीं था। दूसरी बात ये कि सुल्तान ये चाहता था कि उनके सैनिकों की जरूरतें सामान्य वेतन या कम वेतन पर पूरी हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता और वस्तुओं के भाव निरंतर बढ़ते रहते, वस्तुओं के भाव में स्थिरता नहीं होती, तो इतनी बड़ी सेना को सुल्तान कभी भी उनकी जरूरत के पूरा करने लायक वेतन नहीं चुका पाता। यदि इवन दक्षिण से और देवगिरी से लाए हुए खजाने को भी वितरित कर दिया जाता, इवन सुल्तान के महल के सोने चांदी और हीरे के जवाहरात को भी निस्तारित कर दिया जाता, तो भी सैनिकों को वेतन भत्ते चुकाना और उनकी जरूरतों को पूरा करने लायक वेतन चुकाना मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान के सामने यही उपाय था कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां सेना का जमावड़ा है, वस्तुओं के मूल्य इतने कम रखे जाए, न केवल कम रखे जाए बल्कि स्थिर रखा जाए, ताकि सैनिकों की जरूरतें पूरी हो सके। और इसका लाभ न केवल सैनिकों को मिला बल्कि दिल्ली और उसके आसपास के नागरिकों को भी मिला।
और बाकायदा सुल्तान ने इसके लिए पूरी योजना तैयार की। अपने अधिकारियों को उसने निर्देश दिया कि वे उन तमाम स्थानों पर जाए और किसानों से संपर्क करके कम से कम मूल्यों पर उचित सामान क्रय करके उसे दिल्ली में इकट्ठा करें। दिल्ली में जो कोई भी व्यापारी आता था, उसको अपने सामान का विवरण, उसकी एंट्री करवानी पड़ती थी। शहना के ऑफिस में शहनाए आदिल नाम का अधिकारी था, दीवान रियासत नाम के अधिकारी थे। कई लोग तो इन चीज़ों को संभालते थे और उसे बताना पड़ता था कि वह इस मूल्य पर यह सामान इतनी दर पर बेचेगा। हर वस्तुओं के लिए अलग-अलग स्थान तय कर दिया गया, हर वस्तु के लिए अलग-अलग बाजार तय कर दिया गया और हर वस्तु की दर फिक्स कर दी गई। कोई भी व्यापारी इन दरों से ज़्यादा दरों पर ले नहीं सकता था मूल्य। और दूसरी बात यह है कि न केवल मूल्य तय किए गए, न केवल मूल्य कम तय किए गए, बल्कि मूल्यों में स्थिरता भी रखी गई। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के विकसित दौर में भी जब हम वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में एक लंबे समय तक वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता रहना सुल्तान अलाउद्दीन की योजना की एक बड़ी सफलता थी। और बड़े पैमाने पर वस्तुएं इकट्ठी की गई। इवन हमें मोरक्को जो टेंजियर का यात्री था इब्न बतूता, जिसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में काजी का भी काम किया था, वो लिखता है कि मैंने उस चावल को खाया दिल्ली में जो कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में इकट्ठा किया गया था। तो सुल्तान ने न केवल वस्तुओं के मूल्य में कमी रखवाई, मूल्यों में स्थिरता रखवाई, बल्कि इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उसने वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा। उसने कहा कि सस्ती का मतलब घटिया नहीं, सस्ती का मतलब इंफीरियर क्वालिटी नहीं, वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता का ध्यान रखना। और स्वयं सुल्तान निरीक्षण करता था समय समय पर वेश बदलकर बाजार में। मिलावट की कठोर सजा थी और कम तोलना उससे भी बड़ा अपराध था। जितना कम तोला जाता था उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। तो जब तक सुल्तान शक्तिशाली अलाउद्दीन खिलजी जब तक जिंदा रहा, तब तक ये योजना बड़े पैमाने पर कामयाब हुई और इसके पीछे जिम्मेदार थे सुल्तान के कठोर नियंत्रण। लेकिन सुल्तान की मृत्यु के बाद सुल्तान की ये योजना भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि उसके वारिसों में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी में वो योग्यता नहीं थी जो अलाउद्दीन में थी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको अलाउद्दीन की इस योजना के, बाजार नियंत्रण योजना के कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी दी। विस्तृत जानकारी साथ में दिए गए पीडीएफ नोट से आप लीजिए और कोई और तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।